जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम एमपी पटवारी के लिए साइंस की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी क्लास नंबर 25 रहेगी और इस वीडियो के अंदर हम कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, जिसमें यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ वन लाइनर्स फैक्ट जो है, क्या वन लाइनर फैक्ट जो है वो यहाँ से हमारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इनके लिए हमारे को कुछ स्पेशल टॉपिक्स के डिस्कशन की ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आइए ज़रा देखिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मानव शरीर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तत्व हैं उनके बारे में बात करते हैं। लिखिए, महत्वपूर्ण तथ्य मानव शरीर। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। राइट, तो देखिए ज़रा साथियों, सबसे पहले हम अगर हड्डियों की बात करें कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो हड्डियां कितनी होती हैं साथियों, हड्डियां होती हैं 206। ठीक है, क्लियर। इन हड्डी में अगर हम बात करें कि सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। कौन सी होती है, स्टेपीज। ठीक है, ये स्टेपीज हड्डी जो होती है ना, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये कान में होती है। ठीक है, इसे हम कान की हड्डी भी बोलते हैं। क्लियर, कान की हड्डी। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं ज़रा साथियों। तो सबसे लंबी हड्डी की अगर हम बात करें, सबसे लंबी हड्डी, तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है साथियों, ये होती है आपकी जांघ की हड्डी। कौन सी हड्डी होती है, जांघ की हड्डी, जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, फीमर बोलते हैं। क्लियर। फोर्थ नंबर पे आ जाइए ज़रा। देखिए, सबसे लंबी पेशी की बात करें अगर हम, सबसे लंबी पेशी, राइट, सबसे लंबी पेशी की अगर हम बात करें साथियों, तो वो होती है आपकी सार्टोरियस, सार्टोरियस। राइट, सार्टोरियस, ये जो सबसे लंबी पेशी होती है यहाँ पर। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे लिखिए। देखिए, सबसे बड़ी आंत की लंबाई, सब यहाँ पे लिख सकते हैं, बड़ी आंत की लंबाई। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है साथियों, बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर, इट मीन्स हम बोल सकते हैं 4.9 फीट। ठीक है, 4.9 फीट जो है वो इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। राइट, नंबर 6 पे आ जाइए ज़रा। सबसे लिखते हैं छोटी आंत की लंबाई। क्या लिखते हैं, छोटी आंत की लंबाई। राइट, तो छोटी आंत की लंबाई ज़रा बताइए। छोटी आंत की लंबाई जो होती है वो होती है आपकी 6.25 मीटर। नाम इसका छोटा है, लेकिन एक्चुअल में इसकी लेंथ बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। ठीक है, 6.25 मीटर, इट मीन्स हम बोल सकते हैं 20 फीट। ठीक है, क्या होता है, 20 फीट। राइट, क्लियर है। चलिए, तो अब देखिए, आगे आ जाइए ज़रा। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, देखो, यकृत का भार। यकृत का भार। ठीक है, यकृत का भार पुरुषों में बात करें, अगर मेल में बात करें, तो यकृत का भार पुरुषों में जो है वो 1.4 से 1.8 किलोग्राम होता है। कितना, 1.4 से 1.8 किलोग्राम होता है। जबकि अगर हम महिलाओं में बात करें, फीमेल्स में बात करें इसकी, तो फीमेल्स में अगर हम बात करें साथियों, तो होता है इसका 1.2 से लेकर 1.4 kg। ठीक है, क्लियर, आगे इतना समझ में। इसके बाद हम ये 7 नंबर का पॉइंट था। राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा। बात करते हैं हम सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। राइट, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यकृत। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको हम, यकृत बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जरा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम, शरीर का सबसे कठोर भाग। शरीर का सबसे
कठोर भाग, तो शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का इनेमल, दांत का इनेमल, राइट। दांत का जो इनेमल होता है वो सबसे कठोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है साथियों? सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो होती है वो पैरोटिड ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? पैरोटिड ग्रंथि। जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा मिटा के इसको सही से लिख देते हैं, राइट। पैरोटिड ग्रंथि, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, तो हम बात करते हैं शरीर का सामान्य तापमान। शरीर का सामान्य तापमान, तो शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या होता है हम बोल सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे आ जाइए, ज़रा बात करते हैं। देखो, शरीर में रुधिर की मात्रा बात कर लेते हैं, कितनी होती है शरीर में रुधिर की मात्रा? शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? शरीर में रुधिर की मात्रा होती है 5.5 लीटर, राइट। शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 5.5 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें साथियों, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करते हैं हम, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें साथियों, तो हीमोग्लोबिन मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है, ये हम बात करते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर हम पुरुषों में बात करें तो होती है 13.6 ग्राम DL, और ये कितना होता है? 11.5 से 14, ठीक है। तो याद रखिए, महिलाओं में हीमोग्लोबिन जो है वो पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है, ठीक है। क्लियर? इसके अलावा आप आ जाते हैं हम WBC पर। तो WBC की संख्या की अगर हम बात करें तो WBC की संख्या कितनी होती है? WBC की जो संख्या है साथियों वो होती है आपकी 5,000 से 1 लाख, ठीक है। कितनी होती है? 5,000 से 1 लाख। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया आपका, WBC की संख्या हो गई। इसके बाद आप देखिए ज़रा, देखिए सबसे छोटी श्वेत कोशिका, ठीक है। सबसे छोटी श्वेत रुधिर कोशिका, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं WBC। क्या बोलते हैं साथियों? इसको हम बोलते हैं WBC। इसकी ज़रा इसका नाम बताइए ज़रा। इसका नाम होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है इसका नाम? लिम्फोसाइट, ठीक है। ये क्या होती है? सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका होती है, राइट। और सबसे बड़ी की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी सबसे बड़ी WBC, तो सबसे बड़ी WBC कितनी क्या होती है? सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट, ठीक है। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है साथियों? मोनोसाइट, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। हम बात करते हैं RBC का कार्यकाल। RBC का कार्यकाल कितना होता है? RBC का कार्यकाल होता है 120 दिन, ठीक है। RBC का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन। क्लियर? अब देखिए, हम WBC का कार्यकाल की बात कर लेते हैं। WBC का कार्यकाल कितना होता है इसका? 24 से 48 घंटे, ठीक है। कितना होता है? 24 से 48 घंटे, ठीक है। क्लियर? आगे हम बात करें, बात करें अगर ब्लड ग्रुप को लेकर बात करें, तो ब्लड ग्रुप में आपने दो चीज़ें पढ़ी थी, सर्वदाता और सर्वग्राही। तो हम सर्वदाता की अगर हम बात करें, सर्वदाता ब्लड ग्रुप, सर्वदाता ब्लड ग्रुप, तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है O, ठीक है। और सर्वग्राही सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, ठीक है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है AB, ठीक है। क्लियर?
कौन सा होता है? ए बी होता है। अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें सामान्य ब्लड प्रेशर की, सामान्य ब्लड प्रेशर की, तो सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है साथियों? सामान्य ब्लड प्रेशर होता है आपका 120/80 HG। ठीक है, क्लियर, ये होता है। इसके अलावा आप हार्ट रेट की बात करें, हार्ट रेट कितना होता है? 72 प्रति मिनट। ठीक है, आपका दिल एक बार में कितना धड़कता है? 72 बार, 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, 72 बार प्रति मिनट। क्लियर है? आगे नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट की बात करिए ज़रा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ी धमनी। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है साथियों? तो सबसे बड़ी धमनी होती है एब्डोमिनल, एब्डोमिनल एरोटा। ठीक है, एब्डोमिनल एरोटा जो है वो सबसे बड़ी धमनी होती है। क्लियर? हम वृक्क के भार की बात करें, किसकी भार भार की बात करें? वृक्क का भार। ठीक है, इट मीन्स अगर नॉट नहीं समझ में आ रहा तो इसको हम बोलेंगे वेट ऑफ किडनी, वेट ऑफ किडनी। ठीक है, वेट ऑफ किडनी कितना होता है साथ ही? ये होता है आपका लगभग 150 ग्राम। राइट, क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम वेट ऑफ ब्रेन बात करें, वेट ऑफ ब्रेन की अगर हम बात करें, तो वेट ऑफ ब्रेन कितना हो जाएगा? वेट ऑफ ब्रेन होगा 1220 ग्राम से 1400 ग्राम। ठीक है, कितना होता है? 1200 ग्राम से 1400 ग्राम। क्लियर? अगर हम मेरुदंड, मेरुदंड की लंबाई, मेरुदंड मतलब जैसे हम मेरुदंड की लंबाई, राइट, जैसे हम बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी, क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो रीढ़ की हड्डी की जो लेंथ है वो कितनी है? 42 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी क्लियर। तो इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इसका पॉइंट और लिख लेते हैं, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है मेरे साथियों? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र। और इसकी इकाई क्या होती है, जरा बताइए, इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है न्यूरॉन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर? इसकी इकाई क्या हो जाएगी? न्यूरॉन। ठीक है, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, ये हमारे कुछ शरीर से संबंधित फैक्ट थे। अब इसके बाद हम मानव रोगों पर आ जाते हैं। ठीक है, किस पर आ जाते हैं? मानव रोगों पर। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, मानव रोग। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? मानव रोग, मतलब ह्यूमन डिसीजेस। ठीक है, मानव रोग, जैसे हम क्या बोलेंगे? ह्यूमन डिसीज। राइट, DISEASES। ठीक है, ह्यूमन डिसीज। क्लियर? तो ह्यूमन डिसीज को हम काफ़ी तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं। एक वायरस के आधार पर, वायरस के आधार पर। ठीक है, दूसरा विषाणु के आधार पर, और फिर आ जाता है आपका प्रोटोजुआ के आधार पर। ठीक है, किस पे आ जाता है? प्रोटोजुआ के आधार पर। राइट, क्लियर हो गया आपका? तो इतने टाइप्स के आपके रोग हैं जिनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वायरस के आधार पर डिस्कस करेंगे, फिर विषाणु के आधार पर, और फिर हम प्रोटोजुआ के आधार पर होने वाली ह्यूमन डिसीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए आपके एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन डिसीज़ से लेकर अगर क्वेश्चन आता है, तो डिसीज से लेकर जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको डिसीज़ का नाम और उससे प्रभावित अंग जो है वो याद करने होते हैं। ठीक है, और जिनके वायरस आपसे पूछे जाते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। तो वायरस से होने वाले रोग। ठीक है, वायरस से होने वाले रोग जरा देखिए। देखिए साथियों, वायरस से होने वाले रोगों में सबसे पहले आ जाता है आपका गलसुआ की हम बात कर लेते हैं। देखिए,
ये गलत हुआ है। और इससे प्रभावित अंग कौन सा है? इससे प्रभावित अंग होता है लार ग्रंथियाँ। ठीक है, लार ग्रंथियाँ। क्लियर? तो याद रखिएगा, हम एक साइड जो है क्या लिख रहे हैं, एक साइड जो है यहाँ पर हम बीमारी लिख रहे हैं। ठीक है, ये बीमारी है और ये प्रभावित अंग है। क्लियर? प्रभावित अंग। ठीक है, क्लियर मेरे साथियों? आपको डाउट, अब तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए दूसरा आ जाता है आपका फ्लू। क्या आता है? फ्लू। जिसे या फिर हम क्या बोल देते हैं, इन्फ्लुएंजा। क्या बोल देते हैं? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे प्रभावित होता है श्वसन तंत्र। ठीक है, इससे क्या प्रभावित होता है साथियों? इससे प्रभावित होता है श्वसन तंत्र। ठीक है, थर्ड नंबर पे जरा देखिए, जैसे हम बोलते हैं नेक्स्ट हमारी जो बीमारी है वो रेबीज है या हाइड्रोफोबिया है। कौन सी है? हाइड्रोफोबिया। ठीक है, हाइड्रोफोबिया ये जो बीमारी होती है साथियों, इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? ये इससे प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कौन सा क्या प्रभावित होता है? इससे तंत्र का तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। क्लियर? और ये होता कैसे है? ये आपका, आप देखा होगा कुत्ता, बिल्ली के काटने से मेनली इसका जो रेबीज को मेनली जो जोड़ा जाता है वो कुत्ते से जोड़ा जाता है। ठीक है, किससे जोड़ा जाता है इसको? मेनली कुत्ते के साथ इसको कनेक्ट किया जाता है कि कुत्ते के काटने पर आपको रेबीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें होता क्या है रेबीज में? रेबीज में पानी से डर लगने लगता है, पानी व आग से डर। ठीक है, क्लियर? ये हो जाता है, पानी व आग से डर लगने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्पीस। क्या होता है? हार्पीस। ठीक है, इससे प्रभावित अंग की हम बात करें हार्पीस की, तो इससे जो है वो त्वचा प्रभावित होती है। ठीक है, क्या प्रभावित होती है? त्वचा प्रभावित होती है। ठीक है, पांचवें नंबर पर नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो मस्तिष्क की बात करें हम, जैसे मस्तिष्क। तो मस्तिष्क से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? सॉरी, इसको मस्तिष्क नहीं बोलेंगे, मस्तिष्क इसको हम बोलते हैं क्या? मस्तिष्क सोथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क सोथ। जस्ट 1 मिनट, मस्तिष्क सोथ। ठीक है, इस बीमारी का नाम क्या है? मस्तिष्क सोथ। और इससे प्रभावित अंग कौन सा होगा? इससे प्रभावित अंग होगा तंत्रिका तंत्र। कौन सा होगा? तंत्रिका तंत्र। ठीक है, क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रैकोमा। क्या है? ट्रैकोमा। क्लियर? ट्रैकोमा से क्या प्रभावित होता है? तो ट्रैकोमा से प्रभावित होता है आपका नेत्र। क्या प्रभावित होते हैं? नेत्र प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है खसरा। ठीक है, खसरा, इससे क्या प्रभावित होता है? इससे पूरा संपूर्ण शरीर जो है वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, संपूर्ण शरीर। क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं चेचक। ठीक है, चेचक में आपकी दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक आपने सुना होगा छोटी माता, और सुना होगा आपने बड़ी माता। ये हमारी आम बोलचाल की भाषा है जिसमें छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है? वो चेचक होता है। ठीक है, इससे क्या प्रभावित होता है? इससे संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? संपूर्ण शरीर। स्पेशली क्या प्रभावित होता है? स्पेशली विशेषकर, विशेषकर चेहरा। ठीक है, चेहरे पे आपने देखा हो छोटे छोटे दाने या बड़े बड़े दाने जो है वो निकल कर आ जाते हैं। क्लियर? चलिए, चेचक के बाद अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारा 9 नंबर पर पोलियो। ठीक है, पोलियो, इस ये किसको किस प्रभावित करेगा? ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एड्स। ठीक है, एड्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये भी किसको प्रभावित करता है? ये एड्स जो है वो पूरी तरह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। स्पेशली आपकी किसको? प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। किसको? प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है विशेषकर। क्लियर है? और एड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एड्स के बारे में याद रखिएगा। एड्स का दिवस कई बार पूछा जाता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 1 दिसंबर के दिन जो है वो एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार, तो एक्वायर्ड इम्यूनो
डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगेन, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। वायरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो वायरस होता है वो होता है HIV, मतलब ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो वायरस, राइट। ये क्या है आपका, वायरस का नाम है एड्स के। ठीक है, क्लियर। ये आपको विशेषकर याद रखना है। एड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रश्न पूछा जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, वायरस HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। और अब देखिए, हमने वायरस से रिलेटेड जितने भी रोग थे उनको बात कर डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं हम जीवाणु पर। ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग। ठीक है, जीवाणु को हम बोलते हैं बैक्टीरिया। क्लियर, बैक्टीरिया, राइट। सो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका निमोनिया आ जाता है। ठीक है, निमोनिया में क्या होता है, आपके फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्या प्रभावित होते हैं, तो फिर से हम ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। यहाँ सबसे पहले हम इस साइड, एक साइड बीमारी लिख रहे हैं और एक साइड हम प्रभावित अंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रभावित अंग। ठीक है साथियों, क्लियर। चलिए, तो निमोनिया की अगर हम बात करते हैं, निमोनिया से प्रभावित अंग क्या होंगे, फेफड़े होंगे। ठीक है, निमोनिया के बाद हम टिटेनस पे बात करते हैं, टिटेनस। इससे प्रभावित अंग कौन सा है, तंत्रिका तंत्र है। कौन सा है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इससे प्रभावित अंग कौन सा है साथियों, तंत्रिका तंत्र है। इसके बाद नंबर 3 पे हम बात करते हैं हैज़ा। ठीक है, हैज़ा जो कि आपको पता है गंदा पानी पीने से या हो जाता है, या निर्जली आप देखेंगे हाँ, मैं बेसिकली हैज़ा जो होता है ना वो आपका गंदा पानी पीने से ही होता है। ठीक है, तो ये किसको प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है स्पेशली आपकी आंतों को। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है डिप्थीरिया। क्या, डिप्थीरिया की हम बात कर लेते हैं साथियों। तो डिप्थीरिया जो है वो श्वास नली को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, श्वास नली को जो है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट नंबर 5 पे हम आ जाते हैं और अब हम बात करते हैं काली खांसी की। तो काली खांसी, काली खांसी जो है वो इस ये किसको प्रभावित करती है, ये करती है आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, निम्न में से जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है, निम्न में प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है। तो आपको रोग मालूम होना चाहिए कि वायरस से कौन सा रोग होता है, जीवाणु से कौन सा रोग होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे हो सकता है कदर नहीं हो इस कंटेंट की, लेकिन अगर जब पेड क्लासेस में दिया जाता है तो पेड क्लासेस में यही कंटेंट आपका जो है वो उसकी कदर करते हैं आप। ठीक है, लेकिन समझिए, आपको जो कंटेंट आपको पेड क्लासेस में दिया जाता है ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, किसी भी आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए, आपको जो है थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही, वहाँ पे सब आपको और 4 क्वेश्चन लिख दिए, 4 ऑप्शन लिख दिए, जो बस उसको डिस्कस करके बगल हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा तो समझ लीजिए, है ना। तो आप समझिए चीज़ों को, क्लियर। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, नंबर 6 पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस, क्लियर। इसकी हम बात करते हैं। तो देखिए ज़रा, सिफिलिस ये किसको प्रभावित करता है, ये प्रभावित करता है आपका जनन अंग को। ठीक है, किसको प्रभावित करता है, जनन अंग को प्रभावित करता है, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और इसके अलावा ये तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें प्लेग की। प्लेग, प्लेग से, प्लेग किसको करता है, ये स्पेशली आपकी आँखों, आपके जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े, फेफड़े हो गए, इसके अलावा RBC हो गई, इनको जो है वो प्रभावित करता है। क्लियर। इसके अलावा हम टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड, टाइफाइड किसको प्रभावित करता है, तो टाइफाइड जो है वो प्रभावित करता है आपके आंतों को प्रभावित करता है। किसको, आंतों को। ठीक है, आंत को प्रभावित करता है। क्लियर। नंबर 9 पे आ जाइए ज़रा, लिप्रोसी की हम बात करते हैं। किसकी, लिप्रोसी, लिप्रोसी जिसे हम क्या बोलते हैं, कोढ़ बोलते हैं सामान्य से, अगर आप अपनी बोलचाल में देखें तो कोढ़ बोलते हैं इसको, या हम बोलते हैं कुष्ठ रोग। क्या बोलते हैं, कुष्ठ
रोग। तो लेप्रोसी क्या प्रभावित करता है? ये स्पेशली पूरी त्वचा को प्रभावित करने की, पूरी त्वचा क्या हो जाती है आपकी, वाइट वाइट हो जाती है, राइट। लास्ट नंबर 10 पे आ जाते हैं हम, क्षय रोग पे। जैसे हम वो क्या बोलते हैं, टीबी, इट मीन्स ट्यूबर क्लोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्यूबर क्लोसिस। क्या प्रभावित होता है इससे? इससे स्पेशली फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, फेफड़े प्रभावित होते हैं। क्लियर है, स्पेशली बता रहे हैं, विशेषकर। वैसे ये जो है वो शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, शरीर के किसी भी अंग को। ठीक है, क्लियर। जब भी लेकिन टीबी की जब भी बात आती है तो आपको जो है वो स्पेशली फेफड़े की बात करी जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, टीबी का बैक्टीरिया। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ये प्रश्न आप लिख लीजिए, टीबी का बैक्टीरिया। टीबी के जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइको बैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम। ये क्या है, बैक्टीरिया का नाम है टीबी के, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस। ठीक है, ट्यूबर क्लोसिस। क्लियर है। तो ये क्या हो गया साथियों, ये आपकी टीबी का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है। ठीक है, क्लियर। अब हम फाइनली आ जाते हैं किस पर, प्रोटोजुआ पर। किस पर, प्रोटोजुआ। ठीक है, तो प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। ठीक है, प्रोटोजुआ से होने वाले रोग कौन से, उनके बारे में बात करते हैं। क्लियर है। देखिए, प्रोटोजुआ से होने वाले हम फिर से अगेन वही, एक साइड बीमारी लिखेंगे, एक साइड प्रभावित अंग लिखेंगे। ये लिखा हमने बीमारी, ये लिखा हमने प्रभावित अंग। ठीक है मेरे साथियों, क्लियर है। तो ये चीज़ें आप समझ रहे हैं हमारे साथ, राइट। देखिए, बीमारी में सबसे पहले नाम आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं पायरिया की। किसकी, पायरिया की। ठीक है, तो पायरिया में क्या प्रभावित होगा, स्पेशली आपके दांत के मसूड़े। ठीक है, दांत के क्या, मसूड़े प्रभावित होंगे पायरिया से, राइट। दांतों से आपको खून आने लगता है, मसूड़े सूज जाते हैं। पायरिया के बाद अब आ जाते हैं हम दस्त पर। दस्त, या हम जिसे बोलते हैं अतिसार। इससे क्या प्रभावित होता है, इससे प्रभावित होता है आपकी बड़ी आंत। ठीक है, क्लियर। ये चीज़ें आपने नोट कर ली, राइट। चलिए, तो आगे हम आ जाएं क्या, आगे देखें, आपने सुना होगा कालाजार, राइट। क्या है, कालाजार। तो कालाजार से क्या प्रभावित होता है, तो कालाजार से प्रभावित होती हैं आपकी, आपका ब्लड प्रभावित होता है कालाजार से। ठीक है, आपकी लसिकाएं प्रभावित होती हैं, राइट। लसिका के अलावा प्लीहा, ये भी प्रभावित होता है। प्लीहा के अलावा बोन मैरो जो है वो कालाजार से प्रभावित होती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 पे, मलेरिया। यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर 4 पर हम बात करते हैं किसकी, मलेरिया की। तो देखिए, मलेरिया से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा पूछा जाता है। तो मलेरिया से प्रभावित पहले अंग देख लेते हैं। तो आरबीसी प्रभावित होती है। इसके अलावा आपका प्लीहा प्रभावित होता है। इसके अलावा यकृत स्पेशली प्रभावित होता है, ये विशेषकर है, राइट, विशेषकर। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा मलेरिया का कई बार बैक्टीरिया पूछा जाता है, तो बैक्टीरिया आप लिख लीजिए। ठीक है, सभी के बैक्टीरिया हम इसलिए नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि याद करना इतना आसान नहीं है, तो जिसके पूछे जाते हैं हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो मलेरिया का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्लियर है। तो बैक्टीरिया का जो मलेरिया का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया इतना। तो ये हमारे कुछ प्रोटोजुआ और प्रोटोजुआ से होने वाले रोग थे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इसके अंदर हमने कुछ ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड फैक्ट डिस्कस करी, इसके फैक्ट डिस्कस करें। इसके अलावा हमने ह्यूमन बॉडी में होने वाली डिसीज़ के बारे में बात किया, जिसमें हमने वायरस से होने वाली डिसीज़ बात करी, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ के बारे में बात किया, राइट। और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी के बारे में भी हमने बात करी। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, पढ़ी हैं और नोट्स भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया है। और उम्मीद है जब भी हम आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे आपके साथ, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो आप उनमें बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, आपको बोला है कि आपका मार्च में अगर
पेपर होता भी है, वैसे मार्च में एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन मार्च के अंदर अगर पेपर होता है तो यकीन मानिए आपको एक बेहतरीन डेटा दिया जा रहा है और आपको वाकई में मज़ा आएगा, लेकिन अगर आपको नोट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करना है आपको। ठीक है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।